Hey guys, happy Raksha Bandhan to all, and the topic which we are discussing today is of class 10th of economics chapter number 2, that is the sectors of Indian economy. So इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर मतलब कि हिंदी में अगर इसकी बात करें तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था उसके क्षेत्रक की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्षेत्रक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो इंडियन इकोनॉमी है हमारी, मतलब जो हमारा पूरा कंट्री है, इसको 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब कि 3 डिफरेंट इसके सेक्शंस किए गए हैं, 3 डिफरेंट इसके पार्ट्स बनाए गए हैं, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ये 3 इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ये तीनों सेक्टर के बारे में एक एक करके समझते हैं। प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र, फिर द्वितीय क्षेत्र और फिर तृतीय क्षेत्र, या फिर उसे सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। तो जो प्राइमरी हमारा जो सेक्टर होता है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर बेसिकली सभी वो चीजें आती हैं जो कि नेचुरली अकरिंग है, मतलब नेचुरली अपने आप अकर हुई हैं या फिर हमने उनको अकर कराया, लेकिन विद इन अ नेचुरल बैकग्राउंड। ठीक है, मतलब कि नेचुरली ही अपने आप ही उगती हैं, आप बस उनको हेल्प कर सकते हो उगने के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि एग्रीकल्चर है, द होल ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो पूरा जो कृषि क्षेत्र है वो सारा का सारा प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि वो सारा कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स है, आप बस उसकी उगने में मदद करते हैं, वो एक्चुअल में उगता अपने आप ही है। ठीक है, और इसको फैक्ट्री में नहीं उगाया जा सकता फॉर श्योर। ठीक है, तो इसीलिए इसे प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है। इसके अलावा और कौन कौन सी सर्विसेज प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं, जैसे मान लीजिए कि आप बात करिए कि आपने बीहाइव जो है वो बना रखे हैं। बीहाइव मतलब आपने मधुमक्खी के छत्ते बना रखे हैं, वहां से आप शहद निकालते हैं। आपने एक पोल्ट्री फार्म खोल रखा है जहां पे आप जो है वो मुर्गियों के अंडे मतलब कि लेकर के उनको बेचते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुर्गियों को ही बेचते हैं। आप डायरेक्ट जो है वो मतलब जैसे मान लीजिए कि आप डायरेक्ट मतलब कि गोट्स को ही बेचते हैं और उनसे बिजनेस करते हैं। या फिर आपने एक डायरी फार्म खोल रखा है जहां पे आप जो है वो गाय भैंस का दूध निकाल के बेचते हैं। तो ये सभी जो प्रोडक्ट्स हैं ये सब नेचुरली हमको मिलते हैं, नेचुरली हम जो है वो इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए इनको हम प्राइमरी सेक्टर में बोलते हैं। या फिर तो फिर इससे हमारा क्लियर होता है कि प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र वो सभी जो एक्टिविटीज से होता है जो कि नेचुरली एक्सट्रैक्टेड है, नेचुरली जो है वो बनती है, नेचुरली हो पाती है। इसके बाद में सेकंड जो हमारा सेक्टर है उसकी बात करते हैं, दैट इज द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर बेसिकली क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है आपके सभी वो सर्विसेज जो कि आपने प्राइमरी सेक्टर से प्रोडक्ट लिया, उसको कुछ चेंज करके, कुछ उसके अंदर इंप्रूवमेंट करके फिर आपने मार्केट में बेचा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैंने खेत से आलू जो है वो उगाया। ठीक है, मतलब खेत में आलू उगा, ठीक है, वो प्राइमरी सेक्टर में उगा। इसको मैंने एज अ रॉ मटेरियल यूज किया अपनी फैक्ट्री के अंदर लाके, और इससे पोटैटो चिप्स बना लिए, और पोटैटो चिप्स को मैंने जो है वो पैकेट्स के अंदर भर के मार्केट में बेचना शुरू किया। तो ये एक सेकेंडरी बिजनेस है। ठीक है, सेकेंडरी बिजनेस के अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि इसके अंदर जो है वो हम बेसिकली नेचुरल प्रोडक्ट्स, जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो नेचुरल प्रोडक्ट्स बने थे उन सभी को लेकर के उनको फैक्ट्रीज में प्रोसेस करके उनसे जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने खेत से गन्ना लिया और उस गन्ने को फिर मैंने जो है वो मतलब कि प्रोसेस करके उसे चीनी बना दी, तो वो भी एक तरीके का सेकेंडरी सेक्टर हुआ। इसके अलावा मान लीजिए कि मैंने जो है वो गाय भैंस का दूध जो है वो निकाला और अपने फार्म में जो है वो डायरी फार्म में गाय भैंस का दूध लिया वहां से, और उसके बाद में मैंने उसको जो है वो पैस्चराइज करके और उसका टेम्परेचर मॉडरेट करके उसे डिसइंफेक्ट करके मैंने उसे अमूल नाम से या जो भी ब्रांड आपके घर आता है, मदर डेयरी या कोई भी नाम से, आपने उसे बेचना शुरू कर दिया। तो ये फैक्ट्री में आपने प्रोसेस किया उसको, प्रोडक्ट तो नेचुरली था। तो ये होता है सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र। अब बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की, यानी कि जिसे हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। तो जो सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बेसिकली जो प्रोडक्ट आप मतलब कि प्रोडक्ट और मतलब कि जैसे आप समझिए कि फर्स्ट और सेकंड के अंदर दोनों के अंदर ही आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट्स आप फर्स्ट और सेकंड के अंदर बेच रहे हैं उनको बेचने के लिए आपको बहुत सारी दूसरी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जैसे हम ऑक्सिलरी सर्विसेज या फिर जैसे हम सहायक सेवाएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये सर्विसेज क्या होती हैं, ये सर्विसेज डायरेक्टली कोई नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे को लेनी पड़ती हैं एज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कि भाई आप प्रोडक्ट लिया तो लेनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने जो है वो गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी जो आपने खरीदी है वो एक मतलब आप कह सकते हैं कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है, लेकिन जब आपने खरीदी तो आपको साथ में इंश्योरेंस खरीदना पड़ता है। तो वो जो इंश्योरेंस आपने लिया है वो एक टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटी है। तो टर्शियरी सेक्टर के अंदर सभी सेवाएं यानी कि सभी जो है वो मतलब कि आप कह सकते हैं कि सर्विसेज आ जाती हैं। इसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन मतलब टेलीकम्युनिकेशन, आप कॉल करते हैं किसी को भी, इंटरनेट हो सकता है। फिर इसके अलावा इसके अंदर आपका
ट्रांसपोर्ट आ गया, स्टोरेज आ जाता है, वेयर हाउसिंग आ जाता है, ठीक है, इसके अलावा इंश्योरेंस आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है। ये सभी जो मतलब कि जो भी सर्विसेज है जिसके अंदर आपको कोई सामान नहीं मिलता, आपको बस एक सर्विस मिलती है, बस आपको एक फीलिंग मिलती है कि हाँ आपने ये सामान लिया है या आपने ये चीज यूज किया, तो उसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर, या फिर जिसे हम टर्शरी सेक्टर और हिंदी में सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। तो ये तीनों हमारे मेजर जो है वो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी तो यहाँ पे कवर हो गया। अब आगे के टॉपिक्स पे बढ़ते हैं, दैट इज कि ये जो टर्शरी सेक्टर है ये पिछले कुछ टाइम में एकदम से बहुत बूम होने लगा है। मतलब ये बहुत ज्यादा एकदम से पिछले कुछ सालों में ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने लगी है, बहुत ज्यादा ग्रो करने लगा है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझते हैं। तो इसके पीछे के कुछ पॉइंट्स हैं वो आप समझिए। सबसे पहली चीज तो ये कि जैसे जैसे मतलब कि आप कहिए कि जमाना आगे बढ़ रहा है, मतलब कि हम कहें कि आगे हम एडवांस्ड होते चले जा रहे हैं, तो जो लोगों की इनकम लेवल है वो बढ़ रही है, ठीक है। अब जब लोगों की इनकम लेवल बढ़ती है तो वो एक्स्ट्रा सोचते हैं खर्चा कहाँ करें, खर्चा कहाँ करें, ठीक है। तो वो खर्चा करने के लिए फिर दूसरी दूसरी जगह देखते हैं, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया है। तो वो स्कूल भी नॉर्मल नहीं जाते, वो प्राइवेट स्कूल में जाने की कोशिश करते हैं। वो हॉस्पिटल भी नॉर्मल नहीं जाते, वो कहते हैं हमको प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए। फिर वो उसके बाद में एडवेंचर करना चाहते हैं, एडवेंचर पार्क्स जाते हैं, वाटर पार्क्स जाते हैं। फिर उनको मूवी देखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में उनको कहीं घूमने जाना है तो टूरिज्म चाहिए। तो इंक्रीज ऑफ इनकम के साथ साथ उनकी ये सब जो एस्टीम, उनकी जो डिमांड है, एस्टीम डिमांड्स होती है, मतलब कि जो आपकी हाई लेवल इनकम के बाद में आप करना शुरू करते हो, तो ये एस्टीम डिमांड्स उनकी बढ़ने लगती हैं। इसके अलावा जैसे जैसे एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, आप देखिए कि देश हमारा जो है वो पिछले कुछ 2-3 साल पहले से और अब भी जो हमारी कंट्री है वो एग्रीकल्चर के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो गई है, सेल्फ रिलायंट हो गई है। मतलब अब हमारे को अपने देश के लिए जितना खाना चाहिए वो हमारे को बाहर से नहीं लेना पड़ता, वो हमारी अपनी कंट्री में उग जाता है, आसानी से ग्रो हो जाता है। तो दिस मीन्स कि हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो बेटर कर रहा है, एग्रीकल्चर जो है वो अच्छा कर रहा है। तो जब भी किसी कंट्री का एग्रीकल्चर बढ़ता है तो वहां का टर्शरी सेक्टर भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए जब एग्रीकल्चर ज्यादा बढ़ेगा तो उसको सामान को इधर उधर ले जाने लाने के लिए, फसल जो है उसको लाने ले जाने के लिए हमारे को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए बहुत सारा, वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बढ़ेगी। स्टोरेज फैसिलिटी होती है वेयर हाउसेज में, वेयर हाउसेज होते हैं जहां पर ये, अब देखिए अब जो जैसे एक ही बारी में आप समझिए कि जो गेहूं की खेती होती है वो तो जैसे जनवरी फरवरी के अंदर हो गई, ठीक है, और मार्च तक अप्रैल तक कट कटा के साइड में हो गई। लेकिन उसके बाद में हमारे को गेहूं तो पूरे साल चाहिए होती है और पूरे साल हमारे को यूज में भी आती है। तो उसको क्या किया जाता है, उसको वेयर हाउसेज में भर लिया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट के भी वेयर हाउसेज होते हैं, प्राइवेट भी वेयर हाउसेज होते हैं, वहां पर इनको स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। इस तरीके से स्टोर करके रखा जाता है कि इनमें कीड़ा ना पड़े, इनमें कोई खराबी ना आए, ये खराब सड़ ना जाए, तो इस तरीके से उनको स्टोर करके रखा जाता है। तो इस तरीके से वेयर हाउसिंग सर्विसेज की भी ज्यादा डिमांड बढ़ती है। इसके अलावा इंश्योरेंस सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक अनसर्टेन बिजनेस है। अनसर्टेन बिजनेस मतलब इसका अनिश्चित है, आपने बीज बो तो दिया है लेकिन यू आर नॉट श्योर कि हाँ फसल उगेगी और अच्छी फसल होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए आजकल फार्मर्स जो है वो इंश्योरेंस ले लेते हैं, ठीक है, जिसे फसल बीमा कहते हैं। तो वो जो फसल बीमा ले लेते हैं उससे क्या होता है कि अगर जस्ट इन केस इनकी फसल खराब भी हो जाती है तो भी जो बीमा कंपनी है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो इनको पूरा पैसा देती है जितने की फसल वो थी। तो इस तरीके से तो ये सर्विसेज बढ़ रही हैं जैसे जैसे एग्रीकल्चर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा कोई भी कंट्री हो, वहां पे हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, ठीक है, मतलब कि इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसके अलावा आप कहिए कि डॉक्टर्स की सर्विसेज, ठीक है, मतलब कि बैंक्स, क्रेडिट सर्विसेज, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो गई हैं, एसेंशियल हो गई हैं। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ये सभी सर्विसेज एसेंशियल हो गई हैं, जिसके बिना एक देश आजकल काम ही नहीं कर सकता। तो इसीलिए टर्शरी सेक्टर पिछले कुछ साल से बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, ये इसके पीछे का लॉजिक है। अब बात करते हैं जीडीपी के बारे में। तो ये जीडीपी क्या होता है? जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो जीडीपी का जो मतलब है वो ये होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी प्रोड्यूस हुई हैं, जितनी भी बनी है, उन सबकी जो कीमत है, उन सबकी जो प्राइस है, उस सबको अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा जीडीपी आ जाता है, ठीक है। मैं दोबारा बोलता हूँ, एक कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं बनी हैं, उन सभी की जो कीमत है, उन सभी की जो कॉस्ट है, उन सबको जो मैं जोड़ देता हूं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। अब बात करते हैं एक और टॉपिक की, दैट इज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट की। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे जो है वो मतलब कि एक पर्सन जो है वो आप कह सकते हो कि मतलब कि जिसको जो जॉब करने के लायक है, ठीक है, जो चीजें बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, जो जॉब करने के लायक है, जो जॉब करने के लिए कैपेबल भी है, ठीक है, मतलब जॉब करने के कैपेबल है, लायक है, जॉब करना भी चाहता है, विलिंग टू वर्क है, ठीक है,
और जो वेज रेट चल रहा है, वेज रेट मतलब जितना रेट चल रहा है मार्केट में, उस पर वे काम करने को तैयार भी है, लेकिन फिर भी उसको नौकरी ना मिले तो उसे बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मैंने 3 चीजें बोली, विलिंग टू वर्क काम करना चाहता है, एबल टू वर्क काम कर सकता है, और एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। ठीक है, जो अभी की वेज रेट है, अभी का जो कीमत स्तर चल रहा है उस पर काम करने को तैयार है, तो उसको, लेकिन फिर भी उसे काम ना मिले, तो उसे बोलते हैं क्या, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। अब ये जो बेरोजगारी है, इसके अंदर वैसे तो बहुत सारी टाइप की जो वो अनएम्प्लॉयमेंट और मतलब की होता है। ठीक है, लेकिन हम 2-3 की बात करेंगे अभी फिलहाल। एक होता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जिसके अंदर कोई पर्सन खुद से, वॉलेंट्री मतलब खुद से ही अनएम्प्लॉयड है, काम करना चाहता है, मतलब कि काम कर सकता है, मिल भी रही है, ठीक है, नौकरी वेज रेट पे, लेकिन फिर भी ज्वाइन नहीं कर रहा, क्योंकि उसे लगता है कि जो पैसा इस वक्त मार्केट में मिल रहा है वो पैसा उसके लायक नहीं है, वो उससे और बेटर डिजर्व करता है, तो वो जानबूझ के नौकरी नहीं ले रहा, तो वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है। अनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट या फिर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जिसके अंदर कि वो पर्सन काम करना चाहता है, विलिंग टू वर्क है, एबल टू वर्क है, एट एग्जिस्टिंग वेज रेट पर करना चाहता है, लेकिन उसे काम मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो वो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर एक होती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे छिपी बेरोजगारी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो क्या होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। एक खेत है, मान लीजिए, उस खेत में पहले 2 भाई काम करते थे। ठीक है, और अच्छे से उनका घर वर चल जाता रहा। अब उन दोनों भाइयों की शादी हो गई, उनके भी 2-2 बच्चे हो गए, वो 2-2 बच्चे बड़े हो गए। अब टोटल 6 लोग हो गए काम करने वाले, दो पहले भाई थे, अब 2-2 उनके बच्चे हो गए, टोटल 4 बच्चे और 2 भाई, 6 लोग खेत में काम कर रहे हैं। लेकिन काम तो तब वो 2 बंदों में भी चल रहा था, आज भी खेत उतना ही है, काम उतना ही है, लेकिन उसको 6 लोग कर रहे हैं। तो कुल मिला के काम यहाँ पे 2 ही लोगों का है, बाकी 4 लोग यहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि छिपे हुए बेरोजगारी है। मतलब उनको लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, उनको लग रहा है वो एम्प्लॉयड है, लेकिन एक्चुअली में वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज सरकार फिर बहुत सारी चीजें करती रहती है। ठीक है, सरकार बहुत सारे कदम उठाती रहती है ये अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, बेरोजगारी की जो प्रॉब्लम है, इसको खत्म करने के लिए। तो इसके लिए सरकार की एक स्कीम है जो कि पेपर में कई बार पूछी जाती है, दैट इज नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, नरेगा 2005 बोलते हैं इसे। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर ना सरकार ने ये स्कीम चलाई है, जिसके अंदर हर वो बंदा जो काम करना चाहता है, ठीक है, काम कर सकता है, उसको सरकार 100 दिन का पूरे साल में 100 दिन का काम जो है वो देती है। ठीक है, कि आपको 100 दिन का काम मिलेगा, इसकी गारंटी देती है कि 100 दिन का काम आपको देंगे। और अगर सरकार आपको 100 दिन का काम नहीं दे पाती है तो उसके बदले में फिर उसके पैसे दे देती है, मतलब फ्री में पैसे दे देती है 100 दिन के, कि हाँ ठीक है, हम नहीं दे पाए आपको काम, लेकिन आपने तो कहा ना कि काम करोगे, इस तरीके से। तो ये होता है नरेगा। इसके अलावा 2 टॉपिक रह गए, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा, जिसको जो वो मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे ऐसा क्षेत्र, ऐसा जो सेक्टर जिसके अंदर जो है वो मतलब कि सभी चीजें फिक्स्ड है पहले से। ठीक है, जिसको जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने मान लीजिए आज TCS ज्वाइन कर ली, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक बड़ी कंपनी है, ज्वाइन कर ली, तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जहां पे आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, आपकी नौकरी पक्की है, एकदम से कंपनी आपको ऐसे लात मार के बाहर नहीं निकाल सकती। फिर इसके अलावा सरकार पूरी नजर रखती है आपके ऊपर कि भाई मतलब कि कंपनी ठीक से काम करवा रही है, आपसे नहीं करवा रही है, आपके वर्किंग एनवायरमेंट अच्छा होगा, आपको साफ सफाई मिलेगी, वहां पे जाके आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका PF कटेगा जो कि आपको रिटायरमेंट पे मिलेगा, तो आपकी रिटायरमेंट भी सिक्योर रहेगी, आपको छुट्टियां मिलेंगी, छुट्टियों के पैसे नहीं कटेंगे। तो वो सभी चीजें आपको जब मिलती हैं तो ये होता है फॉर्मल सेक्टर, जिसे या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जिसके अंदर, जैसे मान लीजिए कि आपने एक शोरूम में काम कर लिया। ठीक है, एक शोरूम है, मान लो जैसे हम यहाँ से गए तो मान लीजिए एक शोरूम आता है बीच में, विजय सेल्स। ठीक है, विजय सेल्स तो चलो अब अच्छा हो गया, मान लो कोई भी एक शोरूम आता है, उसके अंदर आपने काम कर लिया। ठीक है, एक नॉर्मल कपड़े का शोरूम है, वहां पे आपने काम कर लिया। अब वो जो लाला जी हैं, वो जो सेठ है, वो आपको पगार देता है अपनी मर्जी से। ठीक है, हाथ में कैश पकड़ा देता है। ठीक है, तो हाथ में आपको पगार पकड़ा देता है। ठीक है, कोई अकाउंट में पैसे नहीं आते, कोई चेक नहीं आता। फिर आपकी नौकरी कभी भी जा सकती है, अगर लाला जी को आज जरूरत नहीं है आपकी तो कहेंगे ठीक है भाई कल से मत आइए, ले हिसाब कर अपना। ठीक है, फिर आपको कोई पेंशन नहीं मिलने वाली है, कोई आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलने वाली, कोई आपका PF नहीं कटने वाला है। ठीक है, कोई आपकी नौकरी सिक्योर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको
8 घंटे की शिफ्ट है तो 12 घंटे भी काम कराएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है, जिसे इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। तो ये ऐसे सेक्टर के अंदर आपकी जो नौकरी होती है, जो आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है, वो बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। सैलरियां भी कम होती है, जो सरकार का नियम होता है उससे भी कम सैलरी मिलती है। तो ये था आपका ओवरऑल चैप्टर। तो आई गेस आपको गाइस समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर कोई भी चीज ना समझ में आई हो तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट करके पूछ लेना, नहीं तो आ करके पूछ लेना। बाकी जो भी आपका टाइम लिया उसके लिए थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए, और साथ ही में हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। एंजॉय और साथ साथ पढ़ भी लेना।